हमने अपने पिछले वीडियो में देखा कि मेटलर्जी की जो धातुकर्म की प्रक्रिया होती है वो मुख्यतः 3 स्टेप में होती है। पहला है कंसंट्रेशन ऑफ ओर, दूसरा आइसोलेशन ऑफ मेटल फ्रॉम कंसंट्रेटेड ओर और तीसरा है प्योरिफिकेशन ऑफ क्रूड मेटल। तो हम पहले बात करते हैं कि जो कंसंट्रेशन ऑफ ओर है उसमें कौन कौन सी प्रक्रिया अपनाते हैं। इसमें 2 प्रक्रियाएं अपनाते हैं, क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग, और दूसरा है रिमूवल ऑफ गैंग। क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग का मतलब होता है कि जो भी मिनरल्स हमें प्राप्त हुए बड़े बड़े चट्टानों के रूप में होते हैं और हम उसको ला करके क्रशर्स में, ग्राइंडर में पहले छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ते हैं, फिर उसको पीसते हैं। इसके बाद हम उस बारीक महीन कणों में, महीन अयस्कों में अशुद्धियाँ होती हैं, उन अशुद्धियों को हम दूर करते हैं और इन अशुद्धियों को, जिसे हम अधात्री कहते हैं, इन्हें दूर करने के लिए हम मुख्यतः 4 प्रक्रियाएं अपनाते हैं, जिसे हाइड्रोलिक वॉशिंग, मैग्नेटिक सेपरेशन, फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस, लीचिंग कहते हैं। ये जो चारों प्रक्रियाएं आपको बताई जा रही हैं ये अलग अलग अयस्कों के लिए अलग अलग हो सकती हैं। ये आवश्यक नहीं है कि यह प्रक्रिया सभी पर लागू हो सकती है। यह जो प्रक्रिया है यह निर्भर करती है कि धातु के साथ किस तरह की अशुद्धियाँ मिली हुई हैं और उनके साथ किस तरीके की बाइंडिंग है। तो हम बात करते हैं सबसे पहले हाइड्रोलिक वॉशिंग की। इट इज़ बेस्ड ऑन द डिफरेंस इन ग्रेविटी ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ द गैंग एंड ओर। यह प्रक्रिया तब अपनाई जाती है जब ओर, हमारा अयस्क जो है, और जो अधात्री है, दोनों का वेट अलग अलग होता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि जब अयस्क के कण अधात्री अर्थात गैंग के कणों से भारी होते हैं। इसमें हम अयस्क को पहले महीन चूर्ण में जो पीसा हुआ होता है उसको इस तरीके की स्लोपिंग, जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, स्लोपिंग मशीन पर हम गिराते हैं और उसमें जल की तेज धारा प्रवाहित करते हैं और जल की तेज धारा में अशुद्धियों के जो हल्के कण हैं वो बह जाते हैं और भारी अयस्क वहीं पर डिपॉजिट हो जाते हैं। इस प्रक्रिया को हम लेविगेशन भी कहते हैं और इस तरीके से अशुद्धियाँ दूर हो जाती हैं और हमें सांद्रित अयस्क प्राप्त हो जाता है। आइए हम बात करते हैं मैग्नेटिक सेपरेशन। इट इज़ बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ द ओर कंपोनेंट। यह विधि तब इस्तेमाल की जाती है जब हमारा ओर ऐसा होता है कि उसमें मैग्नेटिक, चुंबकीय गुण होता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि इस विधि में चूर्ण अयस्क को 2 गतिशील बेलनों के बीच में जो रबड़ की पट्टी होती है, जो सीट होती है, उसके ऊपर गिराया जाता है। जैसा कि आप चित्र में देख पा रहे हैं, वो 2 रोलर हैं, उसके ऊपर एक साफ्ट अर्थात पट्टा लगा हुआ है। उस पट्टे पर उस महीन कण को गिराया जा रहा है, पट्टा घूमता है तो जो रोलर होते हैं वो मैग्नेटिक रोलर होते हैं, वो जो चुंबकीय गुण वाले ओर होते हैं उनको अपनी तरफ आकर्षित करते हैं और जो उसमें अशुद्धियाँ होती हैं वो दूर चली जाती हैं छिटक कर। इस तरीके से 2 अलग अलग पात्रों में हम उसको कलेक्ट कर लेते हैं। जो नॉन मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ के जो अशुद्धियाँ होती हैं वो अलग हो जाती हैं
और जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज की जो गुण रखने वाले अयस्क होते हैं, हम उसको क्या करते हैं, उसको अलग पात्र में इकट्ठा कर लेते हैं। तो इस तरीके से जो चुंबकीय पृथक्करण विधि के द्वारा हम अयस्क को प्राप्त कर लेते हैं। अब हम बात करते हैं फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस, या जिसे हम झाग प्लवन विधि कहते हैं। दिस मेथड इज यूज्ड टू सेपरेट गैंग फ्रॉम द सल्फाइड ओर ऑफ कॉपर, लेड एंड जिंक। हम कह सकते हैं कि यह विधि उस समय इस्तेमाल की जाती है जब हमारे ओर में सल्फाइड की अशुद्धियाँ होती हैं। इस विधि में हम इस तरीके की विधि अपनाते हैं कि जब अयस्क के कण मुख्य रूप से बाइंडिंग की प्रॉपर्टी रखते हैं आयल के द्वारा, और जो गैंग या आधात्री के कण होते हैं उनकी टेंडेंसी होती है कि वो जल के द्वारा भीगने का गुण रखते हैं, अर्थात वो जल के साथ बाइंड कर लेते हैं। इस विधि में सबसे पहले हम अयस्क को पाउडर्ड ओर के रूप में तोड़ते हैं, महीन चूर्ण बनाते हैं, फिर उसमें ऑयल और वाटर मिला करके उसकी लुगदी बना करके एक बड़े टैंक में प्रवाहित करते हैं, जैसा कि आप स्लाइड में देख रहे हैं। फिर इसके बाद उस बड़े टैंक में हम एयर पास कराते हैं, और इसके अलावा इस पूरे सिस्टम में उस लुगदी में हम चीड़ का तेल या यूकेलिप्टस का ऑयल मिलाते हैं, जो कि एक बेहतर फेन कारक होता है। यह एक अस्थायी झाग अयस्क के साथ बना लेता है। इसके अलावा हम कलेक्टर्स मिलाते हैं। ये अयस्क कणों और झाग के कणों के बीच बेहतर बंधन बनाने में सहयोग करते हैं। इस प्रकार अयस्क के कण झाग के साथ बेहतर बाइंडिंग करके ऊपर चले आते हैं, और अशुद्धियाँ जल के साथ रह जाती हैं। और जैसा कि आप देख रहे हैं चित्र में, ऊपर जो झाग दिखाई दे रहा है उसको हम अलग दूसरे पात्र में इकट्ठा कर लेते हैं, और उसको हम फिर धुल करके अयस्क को हम सांद्रित करके इकट्ठा कर लेते हैं। इस तरीके से हमने फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस पे बात किया। अब आइए हम चर्चा करते हैं अगले प्रक्रिया लीचिंग, जिसे हम निक्षालन भी कहते हैं। इट इज़ यूज्ड व्हेन ore is soluble in some solvent and impurities are non-soluble। इस प्रक्रिया का इस्तेमाल हम तब करते हैं जब हमारा अयस्क किसी एक सॉल्वेंट में सॉल्युबल होता है और उस सॉल्वेंट में जो अशुद्धियाँ होती है वह इनसॉल्युबल होती है। और इस तरीके से जो हमें सॉल्यूशन मिलता है ओर का, उसको हमें अन्य रिएजेंट से रिएक्शन करा करके हम मेटल को प्राप्त कर लेते हैं, और इस तरीके से इम्प्योरिटियाँ अशुद्धियाँ दूर हो जाती हैं और हमें सांद्रित मेटल प्राप्त हो जाता है। और फॉर एग्जांपल हम देख रहे हैं कि नीचे जो एल्युमिना है, जो एल्युमिनियम का अयस्क है, बॉक्साइट जिसे हम कहते हैं, बॉक्साइट को हम सोडियम हाइड्रोक्साइड में मिलाते हैं तो वह उसमें सॉल्युबल हो जाता है, और फिर उस सॉल्यूशन में हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करते हैं तो हाइड्रेटेड एल्युमिना प्राप्त होता है, और हम हाइड्रेटेड एल्युमिना को निकाल लेते हैं और अशुद्धियाँ अलग एकत्र हो जाती हैं। उस हाइड्रेटेड एल्युमिना को छान कर सुखाकर गर्म कर लेते हैं, और जिससे हमें शुद्ध एल्युमिना प्राप्त हो जाता है, और जिससे हम बाद में एल्युमिनियम को प्राप्त कर लेते हैं। तो इस तरीके से हमने जो अयस्क था उसका सांद्रण किया। अब इन सांद्रित अयस्कों से हमें शुद्ध धातु प्राप्त करना होता है। तो अयस्क को सांद्रित अयस्क से हम मेटल जो प्राप्त करने की प्रक्रिया है, अब आइए हम उस पर चर्चा करते हैं।
जो सांद्रित अयस्क हमें प्राप्त होते हैं, उन सांद्रित अयस्कों से हम जो मेटल प्राप्त करते हैं, उसको प्राप्त करने के लिए मुख्यतः हमें 2 स्टेप्स इन्वॉल्व करने होते हैं। पहला है ऑक्सीडेशन ऑफ कंसनट्रेटेड ओर और दूसरा है रिडक्शन ऑफ ऑक्सीडाइज्ड ओर इनटू फ्री मेटल। और ये जो ऑक्सीडेशन ऑफ कंसनट्रेटेड ओर प्रोसेस है, यह डिपेंड करता है मेटल की जो हमें कंसनट्रेटेड ओर प्राप्त हुए हैं उनमें किस तरीके की अशुद्धियाँ मौजूद हैं। तो इसमें 2 मुख्य स्टेप अपनाते हैं। पहला है कैल्सिनेशन और दूसरा है रोस्टिंग। अब हम बात करते हैं कि कैल्सिनेशन क्या होता है और कब हम इन्वॉल्व करते हैं कैल्सिनेशन प्रोसेस। सामान्यतः जब सांद्रित अयस्क में कार्बोनेट की अशुद्धियाँ होती हैं तब हम उस केस में कैल्सिनेशन प्रोसेस अपनाते हैं। कैल्सिनेशन प्रोसेस में हम एयर के एब्सेंस में या लिमिटेड अमाउंट ऑफ एयर पे रिवर्बरेटरी फर्नेस में हम उसको गर्म करते हैं और इस दौरान जो नमी होती है सांद्रित अयस्क में वह दूर हो जाती है, वाष्पशील अशुद्धियाँ जो होती हैं वह दूर हो जाती हैं और हमारा जो कार्बोनेट अयस्क होता है वह ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे जिंक कार्बोनेट को गर्म करते हैं तो जिंक ऑक्साइड में कन्वर्ट होता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकल जाती है। तो इस तरीके से कैल्सिनेशन के प्रोसेस के द्वारा हम मेटल को रिलेटेड ऑक्साइड में कन्वर्ट कर देते हैं। रोस्टिंग की प्रक्रिया भी मुख्यतः उन केस में अप्लाई की जाती है जब हमारे सांद्रित अयस्क में सल्फाइड की अशुद्धियाँ होती हैं। इसमें हम सल्फाइड की अशुद्धि युक्त कंसनट्रेटेड ओर को रिवर्बरेटरी फर्नेस में हायर टेम्परेचर पर गर्म करते हैं और इस दौरान हम एयर को भी इन्वॉल्व करते हैं। तो एयर की उपस्थिति में रिवर्बरेटरी फर्नेस में हम गर्म करते हैं तो जो अशुद्धियाँ सल्फर की होती हैं या आर्सेनिक या फास्फोरस की, वह वाष्पशील ऑक्साइडों के रूप में अलग हो जाती हैं। इसके अलावा आर्द्रता भी दूर हो जाती है। इन दोनों प्रक्रियाओं में हम मुख्यतः रिवर्बरेटरी फर्नेस का इस्तेमाल करते हैं, जिसका आज चित्र आप देख रहे हैं। अब हम बात करते हैं इस ऑक्सीडेशन के बाद हमें मेटल को प्राप्त करना है तो हम रिडक्शन की प्रक्रिया अपनाते हैं। तो ऑक्सीडाइज्ड जो ओर है उसके रिडक्शन की प्रक्रिया में मुख्यतः हम 2 स्टेप्स इन्वॉल्व करते हैं। पहला है केमिकल मेथड, दूसरा है इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड। जो केमिकल मेथड है इसमें ऑक्साइड अयस्क को उच्च ताप पर किसी अपचायक के साथ गर्म करके धातु में अपचयित कर देते हैं। तो इस तरीके से गलन की प्रक्रिया द्वारा धातु के अयस्क से धातु के निष्कर्षण की यह जो प्रक्रिया होती है इसको हम प्रगलन कहते हैं, स्मेल्टिंग कहते हैं। तो यह प्रक्रिया जो स्मेल्टिंग की होती है इसमें हम कुछ रिड्यूसिंग एजेंट भी इन्वॉल्व करते हैं, जैसे कार्बन, एल्युमिनियम डाइहाइड्रोजन कार्बन मोनोऑक्साइड। तो ये जो स्मेल्टिंग की प्रक्रिया है इसमें सबसे पहले हम कार्बन रिडक्शन की प्रक्रिया अपनाते हैं। कार्बन रिडक्शन प्रोसेस में होता क्या है, इस प्रक्रिया में भर्जित या निस्तापित अयस्क को कोक या चारकोल की उपयुक्त मात्रा के साथ
उसके गलनांक से ऊंचे के ताप पर हम गर्म करते हैं और यह प्रक्रिया वात्या भट्ठी में कराई जाती है। वात्या भट्ठी में जब हम ऑक्सीडाइज्ड ओर को कोक के साथ गर्म करते हैं तो कोक या कार्बन मोनोऑक्साइड के रूप में अलग हो जाता है और हमें धातु प्राप्त हो जाती है। लेकिन जो हमें सांद्रित ऑक्सीडाइज्ड ओर प्राप्त होता है उसमें कुछ न कुछ अशुद्धियाँ शेष रह जाती हैं। उस अशुद्धि को दूर करने के लिए हम वात्या भट्ठी में डालने के साथ साथ उसमें एक अतिरिक्त पदार्थ मिलाते हैं जिसे हम गालक कहते हैं। गालक उन अवशेष अशुद्धियों के साथ रिएक्ट करके गलनीय पदार्थ बनाते हैं जिसे हम धातुमल कहते हैं। तो इस तरीके से ऑक्सीडाइज्ड ओर में जो अशुद्धियाँ होती हैं उनको दूर करने के लिए हम एक अतिरिक्त पदार्थ मिलाते हैं जिसे गालक कहते हैं। गालक मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, अम्लीय गालक और क्षारीय गालक। क्षारीय गालक का इस्तेमाल हम तब करते हैं जब सांद्रित या भर्जित अयस्क में अशुद्धियाँ अम्लीय होती हैं, जैसे SiO2 या P2O5 आदि की अशुद्धियाँ होती हैं तो हम क्षारीय गालक कैल्शियम ऑक्साइड का इस्तेमाल करते हैं। और यदि भर्जित या सांद्रित अयस्क में अशुद्धियाँ क्षारीय होती हैं तो हम अम्लीय गालक जैसे SiO2 का इस्तेमाल करते हैं। तो इस तरीके से हम इस केमिकल रिडक्शन प्रोसेस में जो भी अशुद्धियाँ हैं उसको पूर्णतया निकालने का प्रयास करते हैं। इस तरीके से कार्बन रिडक्शन प्रक्रिया के बाद हम बात करते हैं एल्युमिनियम रिडक्शन प्रोसेस। जो सांद्रित या भर्जित अयस्क हमें प्राप्त होता है उसको जब हम एल्युमिनियम के द्वारा रिडक्शन प्रक्रिया इन्वॉल्व करते हैं तो इसको हम गोल्डस्मिथ एल्यूमिनोथर्मिक प्रोसेस भी कहते हैं। इस एल्युमिनियम धातु का जो उपयोग हम रिडक्शन में करते हैं वह तब किया जाता है जब धातुओं के गलनांक बहुत ऊंचे होते हैं और जो कार्बन के द्वारा आसानी से अपचयित नहीं होते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं क्रोमियम, इसका गलनांक बहुत ही अधिक होता है, इसलिए हम एल्युमिनियम का उपयोग करते हैं। एल्युमिनियम क्रोमियम ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके क्रोमियम मुक्त धातु में प्राप्त हो जाती है। अगला है रिडक्शन विथ डाइहाइड्रोजन एंड वाटर गैस। दिस प्रोसेस इज यूज्ड फॉर रिडक्शन ऑफ दैट मेटल ऑक्साइड व्हिच कैन नॉट बी रिड्यूस्ड बाय कार्बन एंड अदर रिड्यूसिंग एजेंट। हम कह सकते हैं कि डाइहाइड्रोजन या वाटर गैस का इस्तेमाल रिडक्शन में तब किया जाता है जब कार्बन या एल्युमिनियम जैसे रिड्यूसिंग एजेंट के द्वारा रिडक्शन संभव नहीं होता है। जैसा कि आप रिएक्शन में देख रहे हैं, टंगस्टन WO3 टंगस्टन का ऑक्साइड है और उसको हम हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन कराते हैं, रिडक्शन कराते हैं। निकिल का रिडक्शन कराने के लिए हम CO+H2 जिसे हम वाटर गैस भी कहते हैं इसका इस्तेमाल करते हैं। अगला है सेल्फ रिडक्शन प्रोसेस जिसे हम ऑटो रिडक्शन प्रोसेस भी कहते हैं। कुछ अल्प विद्युत धनात्मक धातुएं जैसे कॉपर, मरकरी, लेड, इनको उनके गलनांकों के ऊपर गर्म करने पर यह स्वतः ही अपचयित हो जाते हैं। इनके लिए हमें अलग से रिडक्शन के लिए कुछ तत्वों को या रिड्यूसिंग एजेंट को इस्तेमाल करना नहीं होता है, ये स्वयं अपचयित हो जाते हैं। जैसे कि इसमें सल्फाइड और ऑक्साइड दोनों के अयस्क विद्यमान रहते हैं और ये परस्पर संयुक्त होकर के इन्वॉल्व होकर के रिडक्शन प्रक्रिया को इन्वॉल्व करते हैं और हम धातु
मुक्त अवस्था में प्राप्त हो जाती है। जैसा कि आप देख रहे हैं 2HgO प्लस HgS ऑक्साइड एस और सल्फाइड एस दोनों आपस में संयुक्त होते हैं और हमें मरकरी की मुक्त धातु प्राप्त हो जाती है। तो इस तरीके की प्रक्रिया कहलाती है सेल्फ रिडक्शन प्रोसेस या ऑटो रिडक्शन प्रोसेस। अब हमने अभी तक देखा केमिकल रिडक्शन प्रोसेस और अगला है इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन। इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन क्या है? जैसा कि हम जानते हैं इलेक्ट्रॉन जो होता है वो पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में काम करता है। इस प्रक्रिया में हम इलेक्ट्रोलाइसिस प्रक्रिया अपनाते हैं और यह प्रक्रिया उच्च विद्युत धनात्मक तत्वों के केस में इन्वॉल्व होती है। तो उच्च विद्युत धनात्मक धातुओं जैसे क्षार धातुएं, क्षारीय मृदा धातुएं, एल्युमिनियम आदि का अपघटन इस विधि द्वारा किया जाता है। इस विधि में हम धातुओं के ऑक्साइड या क्लोराइड्स जो भी होते हैं इनको हम पहले गलित अवस्था में कन्वर्ट करते हैं, बदलते हैं। फिर गलित अवस्था में हम इसमें इलेक्ट्रोड डाल करके विद्युत अपघटन की प्रक्रिया अपनाते हैं। जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, यहाँ पर सोडियम क्लोराइड का गलित विलयन भरा हुआ है इस पात्र में और 2 इलेक्ट्रोड लगे हुए हैं। एक इलेक्ट्रोड पर क्लोरीन गैस मुक्त हो रही है और दूसरे इलेक्ट्रोड पर सोडियम हमें धातु के रूप में प्राप्त हो रही है। तो यह प्रक्रिया जो होती है इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन। आइए अब हम अभी तक की इन 2 प्रक्रियाओं के द्वारा मेटल को हमने प्राप्त किया। अब हम बात करते हैं तीसरी प्रक्रिया प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल अर्थात रिफाइनिंग ऑफ क्रूड मेटल। जो हमने धातुएं अभी तक प्राप्त किया उन धातुओं में प्रायः कुछ न कुछ अशुद्धियां रह जाती हैं जिन्हें हम क्रूड मेटल या अशुद्ध धातु कहते हैं। ये अशुद्ध धातुओं को हमें प्यूरिफाई करना होता है, इनका हमें शोधन करना होता है। तो the metals which are obtained by reduction of oxidized and concentrated ore are called crude metal, or the removal of unwanted materials from crude metal is called as refining. The process of refining depend upon the nature of metal and impurities present within it. जैसा कि हम कह सकते हैं कि जो धातु के शोधन की प्रक्रिया है वह धातु एवं धातु में उपस्थित अशुद्धियों की प्रकृति पर निर्भर करता है। इसलिए हम विभिन्न प्रक्रियाएं जो अपनाते हैं वह अलग अलग धातुओं के ऊपर निर्भर करती है कि हम किस धातु के लिए कौन सी प्रक्रिया अपनाएंगे। हम सबसे पहले बात करते हैं डिस्टिलेशन, जिसे हम आशवन भी कहते हैं। इस विधि का उपयोग कम गलनांक वाली वाष्पशील धातुओं के लिए किया जाता है जैसे जिंक, मरकरी आदि। इसमें हम जैसा कि देख रहे हैं चित्र में, यहाँ पर आपको एक चैम्बर दिख रहा है जिसमें जिंक धातु को गर्म किया जाता है और जिंक धातु इसका गलनांक कम होता है, ये आसानी से वाष्पित होती है और इसको हम अलग एक दूसरे पात्र में कलेक्ट करके कंडेंस कर लेते हैं और हमें जिंक धातु प्राप्त हो जाती है। तो यह प्रक्रिया पहले वाष्पन करना फिर उसका कंडेंसेशन करके प्राप्त कर लेना कहलाती है आशवन। दूसरा मेथड है लिक्वेशन अर्थात जिसे हम गलनिक पृथक्करण भी कहते हैं। इस विधि द्वारा हम टिन, लेड, बिस्मथ, मरकरी आदि कम गलनांक वाली धातुओं का शोधन करते हैं।
जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, इसमें हम एक ढाल युक्त चूल्हे का इस्तेमाल करते हैं। आप देख रहे हैं ढाल युक्त इस चूल्हे में हमने जो इम्प्योर मेटल था उसको उस पर गिराया। इसके गलने के बाद धातु नीचे एक अलग पात्र में एकत्रित हो जाती है जिसे हम संग्राहक कहते हैं, और ठोस अशुद्धियाँ वहीं चूल्हे पर रह जाती हैं। अगला है पोलिंग की प्रक्रिया। जब अशुद्ध धातु में ऑक्साइड की अशुद्धियाँ मिली होती हैं मुख्यतः, तब हम इस विधि का इस्तेमाल करते हैं। इसमें अशुद्ध धातु को परावर्तनीय भट्ठी में उतले चूल्हे पर रखकर पिघलाते हैं और इस पिघली हुई धातु को हरे बांस की बड़ी बड़ी बल्लियों द्वारा चलाते हैं, और हरे बांस की जो बल्लियां होती हैं वो गर्म होने के बाद हाइड्रोकार्बन निकालती हैं, और वही हाइड्रोकार्बन ऑक्साइड अशुद्धियों के साथ रिएक्शन कर देती हैं और अशुद्धियाँ गैसों के रूप में पृथक हो जाती हैं, और इस प्रकार हमें शुद्ध धातु प्राप्त हो जाती है। क्यूपिलेशन, जिसे हम खरपरीकरण भी कहते हैं, जिन धातुओं में धातु की तुलना में अशुद्धियों का ऑक्सीकरण अधिक सरल होता है उसमें इस विधि का उपयोग किया जाता है। इस विधि में हम हड्डी की राख से बनी हुई अंडाकार क्रूसिबल में अशुद्ध धातु को रख करके गर्म करते हैं, और उस क्रूसिबल को हम क्यूपेल कहते हैं। और क्यूपेल में हम जब अशुद्ध धातु को गर्म करते हैं और हवा की तेज़ धारा प्रवाहित करते हैं तो अशुद्धियों का ऑक्सीकरण हो जाता है और वह गैसों के रूप में निकल जाती है, और इस प्रकार हम मुख्यतः चांदी का शोधन करते हैं। इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग, जिसे हम विद्युत अपघटनी परिशोधन भी कहते हैं, जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, हमने एक पात्र में 2 इलेक्ट्रोड लिया है, एक एनोड और एक कैथोड। यह विधि जो विद्युत अपघटन पर आधारित है, इसका उपयोग अधिकांश धातुओं के शोधन में किया जाता है क्योंकि यह सस्ता भी पड़ता है। इस विधि में एक विद्युत अपघटनी टैंक में हम अशुद्ध धातु का एनोड लेते हैं और शुद्ध धातु का कैथोड लेते हैं, और उसी धातु के लवण का जलीय विलयन उपयोग में लाते हैं जो इलेक्ट्रोलाइट के रूप में कार्य करता है। और जब हम इन इलेक्ट्रोडों पर विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो विद्युत अपघटनी विलयन में जो उपस्थित धातु आयन होते हैं वह कैथोड पर जमा होते जाते हैं, और उसी दौरान एनोड के जो आयन हैं वह टूट करके वह इलेक्ट्रोलाइटिक विलयन में चले आते हैं, और इस प्रकार धीरे धीरे जो अशुद्ध धातु है उसके सभी आयन इलेक्ट्रोलाइट में आ जाते हैं, और इलेक्ट्रोलाइट के सभी आयन कैथोड पर जाकर के एकत्रित हो जाते हैं, और इस प्रकार पूरी धातु का शोधन हो जाता है, और जो अशुद्धियाँ होती हैं वह एनोड पंख के रूप में नीचे एकत्रित हो जाती हैं। तो इस तरीके से हमने इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड के बारे में देखा। अब हम बात करते हैं जोन रिफाइनिंग। यदि उच्च कोट की शुद्धता वाली धातु की हमें आवश्यकता होती है तो हम इस विधि का उपयोग करते हैं, जैसे सिलिकॉन, जर्मेनियम, गैलियम, जिसका उपयोग अर्धचालकों के रूप में किया जाता है। जैसा कि हम देखते हैं कि अर्धचालकों का उपयोग व्यापक रूप से सोलर सिस्टम में किया जाता है, और वर्तमान में इसकी बहुत ही बड़ी आवश्यकता होती है। तो जोन रिफाइनिंग की प्रक्रिया इस तरीके की अत्यंत शुद्ध धातुओं के प्राप्त करने में हम करते हैं। इस विधि में हम अशुद्ध धातु की एक पतली छड़ लेते हैं, जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, और इस छड़ में एक चक्रीय उष्मक, जिसे हम सर्कुलर हीटर कहते हैं,
इसको लेते हैं और ऊष्मक छड़ के सापेक्ष धीरे धीरे आगे बढ़ाते हैं, और जैसे ही हीटर गर्म होता है छड़ पिघल जाती है, और छड़ पिघलती है अशुद्धियाँ उस पिघले भाग में रहती हैं, और जैसे जैसे सर्कुलर हीटर आगे बढ़ता जाता है अशुद्धियाँ भी उसके साथ साथ आगे बढ़ती जाती हैं, और शुद्ध धातु पीछे पीछे क्रिस्टलीकरण उसका होता जाता है। इस प्रकार अशुद्धियाँ एक सिरे पर हो जाती हैं और शुद्ध धातु दूसरे सिरे पे हो जाती है। इस प्रकार इस प्रक्रिया को कई बार अपना करके अत्यंत शुद्ध धातु प्राप्त कर लेते हैं, और अशुद्ध छड़ को उतना काट कर हम निकाल देते हैं। अगला है वेपर फेज रिफाइनिंग। इस विधि में अशुद्ध धातु को वाष्पशील अस्थायी यौगिक में हम परिवर्तित करते हैं, और फिर इस वाष्पशील अस्थायी यौगिक को अपघटित करके शुद्ध धातु को हम प्राप्त कर लेते हैं। इसमें हम मुख्यतः दो बातों का ध्यान रखते हैं कि धातु किसी उपयुक्त अभिकर्मक के साथ उसकी वाष्पशील यौगिक बनाने की क्षमता होनी चाहिए उस धातु में, और वाष्पशील यौगिक की उस जो अस्थायी यौगिक जिससे बना रहा है उसके साथ उसका अपघटन भी आसानी से हो सके। इसमें हम मुख्यतः दो प्रक्रिया अपनाते हैं, मॉन्ड प्रोसेस और वान अर्किल प्रोसेस। वान अर्किल प्रोसेस का एक उदाहरण आपको दिखा रहे हैं, जिसमें हम एक निर्वात नलिका में धातु को, जो अशुद्ध धातु है, उसमें आयोडीन के साथ हम गर्म करते हैं। जैसे टाइटेनियम को आयोडीन के साथ जब गर्म किया जाता है तो टाइटेनियम आयोडाइड बनता है, और टाइटेनियम आयोडाइड का जो अस्थायी यौगिक है वह वाष्पशील यौगिक होता है, वह गर्म करने पर वह उड़कर ऊपर जाता है। और आप देख रहे हैं इस निर्वात नलिका में ऊपर एक फिलामेंट लगा हुआ है, जहाँ पर टेम्परेचर लगभग 2000 डिग्री सेंटीग्रेड के लगभग 2000 केल्विन के लगभग है, और वहाँ पर जा कर के यह अपघटित हो जाता है और आयोडीन गैस निकल जाती है और हमें शुद्ध टाइटेनियम धातु प्राप्त हो जाती है। अगला है क्रोमेटोग्राफिक मेथड। यह विधि आज के रिस्पेक्ट में अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह हमारे चारों तरफ बहुत ही बड़े पैमाने पर यूज किया जाता है। जैसा कि हम सभी जानते हैं हमारे चारों तरफ सभी खाद्य पदार्थों में मिलावटें हो रही हैं। फूड इंस्पेक्टर जो होते हैं वह इसी विधि का उपयोग करके वो जान लेते हैं कि किस पदार्थ में कितने प्रकार की अशुद्धियाँ मिली हुई हैं, इसमें कितनी मिलावट है। इसको जानने के लिए हम इस क्रोमेटोग्राफी मेथड का व्यापक रूप में इस्तेमाल करते हैं। यह विधि इस सिद्धांत पर आधारित है कि मिश्रण के विभिन्न अवयव किसी अधिशोषक द्वारा विभिन्न सीमाओं पर अधिशोषित होते हैं। कहने का आशय ये है कि एक अधिशोषक होता है जिसमें किसी कंपाउंड्स को मिलाया जाता है। अगर उसमें विभिन्न प्रकार की मिलावटी पदार्थ हैं तो अलग अलग क्षेत्र में जा कर के विभिन्न प्रकार के मिलावटी पदार्थ एकत्रित हो जाते हैं, और इस प्रकार हम प्राप्त कर लेते हैं, जान लेते हैं कि इसमें कितने प्रकार की अशुद्धियाँ मिली होती हैं। आप चित्र में देख रहे हैं कॉलम क्रोमेटोग्राफी दिखाया गया है। इसमें एक स्टेशनरी फेज है, एक लोडेड सैंपल दिखाया दे रहा है। ये स्टेशनरी फेज जो है इसी को हम कहते हैं एडजार्बेंट या अधिशोषक। इसमें हम जब सैंपल को मिलाते हैं जिसको चेक करना होता है कि इसमें कितने प्रकार के पदार्थ हैं, तो धीरे धीरे वह सैंपल आगे बढ़ता है और अलग अलग उसमें जितने भी प्रकार के पदार्थ मिले होते हैं वो अलग रेंज पर जा कर के अधिशोषित होते हैं। जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं कि यहाँ पर जो सैंपल इसमें डाला गया है इसमें दो जगह पर दो अलग अलग प्रकार की, दो अलग अलग रंगों में इनका इंट्रैक्शन हुआ है, वहाँ पर ये जमे हुए हैं। फिर इसमें हम एक सॉल्वेंट मिलाते हैं जिसमें दोनों सॉल्युबल होते हैं, और सॉल्युबल होने की वजह से ये दोनों अलग अलग बॉन्डिंग इंट्रैक्शन होने की वजह से ये धीरे धीरे उस कॉलम क्रोमेटोग्राफी से कॉलम से धीरे धीरे हम उसको अलग अलग पात्र में एकत्रित कर लेते हैं, और इस प्रकार से हम जान लेते हैं कि इसमें कितने प्रकार की अशुद्धियाँ मौजूद हैं, कितने प्रकार के पदार्थ मिले हैं, उसको हम अलग अलग सेपरेट कर लेते हैं। तो इस तरीके से हम शुद्ध धातुओं को या शुद्ध पदार्थों को
प्राप्त कर लेते हैं। तो इस तरीके से हमने आज आपके बीच धातु कर्म प्रकरण पर अपना एक YouTube पे जो वीडियो दिया है उसको आप ध्यानपूर्वक देखें और उसका एक समरी जैसा कि आप देख रहे हैं कि मेटलर्जी में हम सबसे पहले ओर लिए, ओर का हमने कंसंट्रेशन किया, कंसंट्रेशन हैंड पिकिंग के द्वारा, वॉशिंग के द्वारा, फोर्थ फ्लोटेशन के द्वारा, मैग्नेटिक सेपरेशन के द्वारा, इन सभी प्रक्रियाओं के द्वारा किया। फिर इसके बाद हमने एक्सट्रैक्शन किया मेटल का। एक्सट्रैक्शन का जो मेटल किया जाता है वो जनरली उनकी रिएक्टिविटी पर निर्भर करता है कि जब मेटल में हाई रिएक्टिविटी होती है तब हम मेनली इलेक्ट्रोलाइसिस मेथड का इस्तेमाल करते हैं, जैसे एल्कली मेटल, एल्कलाइन अर्थ मेटल। दूसरा, जब मॉडरेट रिएक्टिविटी के जब धातुएं होती हैं और उनके केस में जब उसमें अशुद्धियाँ कार्बोनेट की होती है तो कैल्सिनेशन इस्तेमाल करते हैं, और जब सल्फाइड की अशुद्धियाँ होती हैं तो रोस्टिंग इस्तेमाल करते हैं। और इस ऑक्सीडाइज्ड जो ये ओर है उसका हम रिडक्शन करते हैं। रिडक्शन की प्रक्रिया हम केमिकल रिडक्शन या ऑटो रिडक्शन या डिस्प्लेसमेंट मेथड, इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड द्वारा करके हम धातु को प्राप्त कर लेते हैं। इसी तरीके से यदि लो रिएक्टिविटी के मेटल होते हैं तो उनकी भी रिफाइनिंग हम उनका पहले ऑक्सीडेशन करते हैं और उनका ऑक्सीडेशन और रोस्टिंग की प्रक्रिया द्वारा करते हैं। फिर उनका रिडक्शन करते हैं, रिडक्शन करके हम जो मेटल प्राप्त करते हैं इनका फिर हम शोधन, हाई रिएक्टिविटी, लो रिएक्टिविटी के जो मेटल हैं और मीडियम रिएक्टिविटी के मेटल हैं इनका हम फिर शोधन करते हैं। तो शोधन की प्रक्रिया में हम डिस्टिलेशन, पोलिंग, लोकेशन, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग आदि प्रक्रियाओं का इस्तेमाल करते हैं। तो आज का ये प्रकरण यहीं पर समाप्त हुआ। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और आगे हम अगले प्रकरण को लेकर आपके बीच उपस्थित होंगे। धन्यवाद।